तो चलिए आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए टॉपिक का नाम है फंक्शंस। बट फंक्शंस को पढ़ना, फंक्शंस को समझना, उससे पहले हमें कुछ चीजें और भी समझने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, इसका मतलब कि आप सॉल्यूशन दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी सी ही क्यों ना हो। जैसे कि आपको दो नंबरों को जोड़ना हो, तो वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं और उसके लिए आप यहाँ पर कुछ कोड लिखते हैं 2 या 3 लाइन का, और आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं, तो उनको टेक्निकली उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, जिसके के लिए आपको कंडीशंस बताई गई, आपने लूपिंग पढ़ा, आपने और भी बहुत सारे टाइप ऑफ डेटा और उनको ऑपरेट करना सीखा। फंक्शंस भी इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है। फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं? फंक्शन यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम में लिखा हुआ ऐसा कोड जो काम को आसान करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कई तरीके की अप्रोच यूज की जाती है। जैसे कौन कौन सी अप्रोचेस यूज होती हैं? तो सबसे पहली जो अप्रोच यूज होती है, दैट इज, पहली अप्रोच हमारी जो यूज होती है वो होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। पहली का मतलब एक तरीके की अप्रोच। तो एक अप्रोच जो हमारी यूज हो रही है वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब प्रॉब्लम को एक हायरार्की में ले चलते हैं, और सबसे पहले जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दे दी जाए, जैसे हम अभी किसी रियल लाइफ की अगर हम बात करें आपसे, तो कोई भी काम आपको करने को कह दिया जाए जिसमें आपको मतलब काम एक है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा जो हिस्सा है उस प्रॉब्लम का, उस काम का, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि जाइए आप मार्केट से जाके आपको वेजिटेबल्स भी लानी है, बहुत बिल्कुल हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा। और आपसे कह दिया जाए कि आपको चाय भी बनानी है, और आपसे कह दिया जाए कि कोई और टास्क भी दे दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं पहले बड़ा काम कर लो ताकि हम पहले फ्री हो जाएं। क्योंकि अभी हम फुल ऑफ एनर्जी भी हैं, टास्क को करने से पहले अगर हमारा एंथुजियाज्म लेवल एक अलग ही होता है, तो हम उस समय पर ये चाहते हैं कि पहले हम बड़े टास्क को परफॉर्म करें, उसके बाद एक हायरार्की में छोटा छोटा, और लास्ट में सबसे हल्का काम रखते हैं, ताकि हम बर्डन ना फील करें काम को करते हुए। और जो जैसे जैसे हम इजियर टास्क पे जाएंगे तो काम करने के प्रति हमारा इंटरेस्ट भी मेंटेन रहेगा। ऐसी अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, जिसको खास तौर से यूज किया जाता है कहाँ पर? इसको यूज करते हैं हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें हम जो है इसका यूज करते हैं। खैर सैड, इसको हम सैड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें इसका फिलहाल अभी आपको कोई यूज नहीं करना है, तो इसलिए बस इतना ही जाने कि टॉप डाउन अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले सॉल्व किया जाता है, और एक हायरार्की में हम उसके इजियर टास्क को फॉलो करते रहते हैं, इजियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं। दूसरी तरीके की जो अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जब कोई आपको बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दी जाती है, तो आप उस प्रॉब्लम को फिर से एक बार डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन उसमें आप ये देखते हैं कि जहां पर सबसे पहले आपको सबसे इजी टास्क, सबसे छोटा टास्क जो है वो आप पहले करें, उसके बाद में आगे और जो है प्रॉब्लम जो है उसी के हिस्से जो है उनको डिफिकल्ट लेवल तक बढ़ते जाएं। जब हम कोई ऐसा टास्क हमें मिलता है, तो उसमें अगर हम इजी टास्क को पहले सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम छोटी छोटी चीजों को पहले जल्दी कर लेते हैं। इजी चीज जल्दी होती है, तो इजी टास्क परफॉर्म होता है, तो हमें एक ये एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती चल रही है ना। तो ऐसी जो अप्रोच होती है उसमें बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, और ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले ऐसी होती थी जहां पर बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता था, और उसका मतलब ही यही है कि वहां पर एक प्रॉब्लम को कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाता था, और फिर उसको जो है छोटे हिस्से को पहले, छोटी प्रॉब्लम को पहले, उससे बड़ी प्रॉब्लम को पहले, और एक सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की तरफ चलते थे। सारी प्रॉब्लम्स को अलग अलग रख दिया जाता था, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता था, और इक्वली फिर जो है हम उनको अकॉर्डिंगली यूज करते थे। और ये बहुत पॉपुलर अप्रोच थी, ऐसा नहीं कि इसको हम यूज नहीं करते थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो यूजली
बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको जो है यूज किया जाता था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी टॉप डाउन अप्रोच में, जैसे कि बहुत प्रॉब्लम बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाती थी सॉल्व करना। लोअर लेवल जो है उनको सॉल्व करने पर उसकी डिटेल्स चली जाती थी। डिबगिंग का टाइम जो है बहुत ज्यादा लगता था। माने काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी अलग अलग अप्रोचेस में। तो इसीलिए एक और तरीके की सॉल्विंग की अप्रोच यूज की गई, और उस अप्रोच का नाम उन्होंने रखा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आज की डेट में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर हर पीस पर इंडिविजुअली फोकस करते हैं। एक्चुअली बॉटम अप अप्रोच एक ऐसी अप्रोच थी जिसमें काम तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेते थे और एक लेवल तक काम करते चले जाते थे। लेकिन बाद में उस प्रॉब्लम ये हुई बॉटम अप अप्रोच में कि जो कोड्स हमने बनाए, मान लीजिए एक प्रॉब्लम दे दी गई, एक प्रोग्राम आपको दे दिया और उसको आपने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, और बाद में जब आप उन प्रॉब्लम्स को एक इकट्ठे एक सिंगल प्रोग्राम में लिखते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पीसेस थे वो अलग अलग तो चल रहे हैं, लेकिन आप उनको जब पाइल अप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन ही नहीं करता था, क्योंकि एक कोड दूसरे कोड को सपोर्ट नहीं कर पाता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था बॉटम अप अप्रोच का। इसीलिए बॉटम अप अप्रोच को रिमूव किया गया, मतलब उसको के बाद में एक लेटेस्ट नई इंट्रोड्यूस की गई हमारी, और उसका नाम रखा गया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का नाम ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसलिए, गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसमें जो है आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम के छोटे छोटे पीसेस को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और ये मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। माने एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पर कोई उसकी डिपेंडेंसी, कोई निर्भरता नहीं होती, जिसका फायदा ये मिलता है कि अलग अलग भी आप इन मॉड्यूल्स को रन करा के देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप उनको जब इकट्ठा करते हैं तो भी आप प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। फिर आपको कोई इश्यू इस तरीके का नहीं होता कि हम कैसे एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ चलाएं। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो ऑप्शन है, यही एडवांस ऑप्शन है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। और आज जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं, सभी में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इस तरीके का अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मॉडल प्रोग्रामिंग एक ऐसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को या अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, और हर पीस, हर सॉल्यूशन जो है, जितने भी पीसेस हैं उनका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और इंडिपेंडेंटली भी उन सॉल्यूशंस को रन करा के देख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इकट्ठा करके भी सारे सॉल्यूशंस को एक साथ हम रन करा लेते हैं, और हमें उन्हें आपस में कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का ही एक जो उसका मतलब बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहले तो यही कह सकते हैं कि भाई पूरी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, मॉड्यूल एक एक मॉड्यूल पर फोकस करना है। जैसे अब पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं कि जितना भी हमारा ये प्रोग्रामिंग में ये जो फंक्शंस वाला टॉपिक होता है, ये जो है ये आपका बेस्ड होता है किस पर, ये बेस्ड होता है डिवाइड एंड रूल थ्योरी पर। डिवाइड एंड रूल थ्योरी, जिसका नाम आप लोगों ने हमेशा सुना है कि अंग्रेजों ने यही किया कि डिवाइड किया और रूल किया, तो वही डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट हम लोग भी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। कोई भी प्रोग्राम एक प्रॉब्लम की तरह होता है, जो बहुत ही सिंपल भी हो सकती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। अभी तक आपने जिस लेवल की प्रोग्रामिंग की है वो बहुत ही सिंपल और इनिशियल और बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग की है। फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रोग्राम आपने बनाया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, या बहुत इजीली आपने उसको बना लिया। लेकिन कई बार किसी प्रोग्राम को बनाते समय आपको प्रॉब्लम ज्यादा हुई, डिफिकल्टीज ज्यादा हुई, या आपने देखा कि वो प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम उनके लेवल पर और उसकी इंटेंसिटी पर बेस्ड होता है। तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं, अगर प्रोग्राम या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं, अपने उसी प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं और आपने मॉड्यूल्स में अपने प्रॉब्लम को, अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया कि भाई जो सॉल्यूशन है उसका एक सॉल्यूशन नहीं है पूरा, उस सॉल्यूशन को कई टुकड़ों में बांट दिया। और जब आप टुकड़ों में बांटते हैं तो एक बार में एक टुकड़े पर, एक मॉड्यूल पर, एक हिस्से पर काम कर रहे होते हैं। तो जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि पूरा फोकस आपका उस समय पर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर होता है, उतने ही सेक्शन को सॉल्यूशन देने पर होता है। तो पूरे फोकस के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, और फुल आप अपना जो बेस है
उसका यूज करके आप अपने उस सेक्शन को सॉल्यूशन देते हैं। जब एक सेक्शन को सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम दूसरे सेक्शन पर फोकस करते हैं, और इस तरह से जितने भी पीसेस में अपने अपने प्रोग्राम को डिवाइड किया है वो सारे पीसेस को फोकस कर करके हम काम करते हैं, तो जिससे जो है हमारा सॉल्यूशन में को पाने में जो समय होता है वो कम लगता है। दूसरा एडवांटेज ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई जो जितने भी अगर मॉड्यूल छोटे छोटे होते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को पहली लाइन से 10वीं लाइन तक समझना आपके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन अगर उसी प्रोग्राम में छोटे छोटे कोड्स अलग अलग कुछ इस तरह से लिख दिए जाएं कि एक कोड की दूसरे कोड पर कोई निर्भरता ही ना हो, यानी मॉड्यूल्स के फॉर्म में अगर आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, उसका दूसरे मॉड्यूल के साथ ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपको उस समय पर 2 या 3 लाइन का या शायद 4 लाइन का ही आपको एक मॉड्यूल समझना पड़ेगा। तो छोटे सेक्शन को समझने में जाहिर सी बात है हमें आसानी होती है, हम जल्दी समझ सकते हैं, और पूरे के पूरे प्रोग्राम को समझने में अगर एक बार में आपको समझने कहा जाए तो ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि छोटा मॉड्यूल कम लाइनों का होता है तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो ये भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा हमको जो है एडवांटेज मिलता है। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि आप प्रोग्राम को जब मेंटेन करते हैं, अब आपने एक प्रोग्राम बनाया और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने अपने प्रोग्राम में कई सारे मॉड्यूल्स 2 या 3 या 4 बना लिए। तो अब अगर मान लीजिए किसी एक मॉड्यूल में आपको चेंज करना है और आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया, मतलब आपने पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई अपडेशन करना है, जैसे बहुत छोटी सी बात है, अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें एक वेरिएबल लिया एक्स और कुछ नहीं, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स का नाम बदल करके ए लिख दीजिए, तो अगर आप x को a में बदल रहे हैं तो जहां जहां x लिखा है, अगर वो 50 लाइन का प्रोग्राम आपने बनाया तो 50 लाइनों में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ x का इस्तेमाल हुआ है, उसको आप a में बदलते हैं। क्योंकि वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर किया है तो थ्रू आउट द सेशन वो पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम की सिमिलैरिटी आपको मेंटेन करनी है। तो अभी तो मतलब ना मॉड्यूल की बात हो रही है ना किसी जगह पर है, सिर्फ एक वेरिएबल का नाम भी यदि आपने बदला एक बार पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद, तो जहां जहां वो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है आपको जाकर के वो चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई अपडेशन होता है तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगते हैं, समय ज्यादा लगता है और गलतियां होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। कहीं अगर छूट गया, एक जगह पर नहीं देखा कि एक्स लिखा हुआ था, तो अगर वो ए करने में भूल गए, बदलना भूल गए, तो दोबारा से प्रोग्राम आप रन करेंगे और फिर आपको एरर फेस करनी पड़ेगी और तब जाकर के दोबारा से आप उसे रेक्टिफाई करेंगे। हाँ बताएं, कौन क्या कह रहे हैं? कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें मॉड्यूल्स बनाए, अब किसी एक मॉड्यूल में आपने एक्स लिखा हुआ था और अब आपसे कह दिया जाए कि इस एक्स को आप ए में बदलिए, तो वो एक्स उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का ही हिस्सा है, वो पूरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। जो मॉड्यूल 4-5 लाइन का एक सेक्शन होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं एक चेंज करते हैं किसी एक मॉड्यूल में, तो वो पूरे अलग अलग मॉड्यूल्स में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतने ही 2-3 लाइन के कोड में आपको देखना होता है और अपडेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को इजीली मेंटेन कर पाते हैं। तो मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाती है मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। फिर दूसरा जो है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स अगर आप बनाते हैं तो एक्चुअली वहां पर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एडवांटेज देता है प्रोग्राम को शॉर्ट में लिखने के लिए और बहुत इजी गोइंग वे में लिखने के लिए। तो जब भी आपको, जैसे आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का हम यूज तभी करते हैं जब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी चीजें हम उसमें कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके रखने से अच्छा ये है कि उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रखिए और अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि अपने एंड पर वो अपना टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में होता है, तो ये भी आपको एडवांटेजियस रहता है। फिर यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजीली लिखने का ये एक तरीका है। तो कोई भी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है तो उसको, जैसे अगर मान लीजिए एक फ्रेशर है, उसको कह दिया जाए ये काम करो और एक कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम दे दिया है, तो वो उसमें पूरा जूझता रहेगा, का सॉल्यूशन बनाता रहेगा, प्रोग्राम लिखेगा पूरा, उसमें बार बार चेंजेस कर रहा होगा, बार बार मेहनत कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस यूजर उसी जगह पर होगा या जिसे भी थोड़ा सा फंक्शंस की नॉलेज होगी, तो बजाय इसके कि वो पूरे प्रोग्राम को तैयार करे, वो अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को तैयार करता है जिससे कि वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो मतलब टाइम भी बहुत कम लगता है। अगर आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम कम हो जाता है, जबकि बिना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज किए हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और फिर उसमें मेंटेनेंस और अपडेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं।
फिर इसमें जो है एक जो मैंने आपको बताया कि भाई जितने भी मॉड्यूल्स आप बनाते हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। एक प्रोग्राम में एक मॉड्यूल भी हो सकता है, एक प्रोग्राम में 10 20 50 मॉड्यूल भी हो सकते हैं। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, या एक मॉड्यूल भी हो सकता है। तो जितने भी मॉड्यूल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम में। इसका कोई फिक्स नहीं कि नहीं आपने इतने ही मॉड्यूल बनाने, और आपने अब 5 बना लिए तो 5 से आप छठा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप 5 बनाइए, 10 बनाइए, 20 बनाइए बनाइए, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। लेकिन उनको आपको सही ढंग से यूज करना भी आना चाहिए। पर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ज्यादा बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि आप जब मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट होता है, एक ही प्रोग्राम का हिस्सा है दोनों मॉड्यूल। सपोज एक प्रोग्राम बनाया और उसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो दोनों मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं। मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक मॉड्यूल 1 को अगर आप रन करा के देखना चाहते हैं और मॉड्यूल 2 में सपोज कोई प्रॉब्लम है भी, तो मॉड्यूल 2 को आप डिसेबल कर दीजिए और मॉड्यूल 1 को सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली आप रन करा के देख सकते हैं। तो उससे जो है दोनों मॉड्यूल्स अपने इंडिपेंडेंट रहे, 2 या 10 जितने भी बने सब इंडिपेंडेंटली रन करा करके देखे जा सकते हैं। तो ईजियर रहता है, आपको चेक करना है, आपको वैलिडेट करना है अपने प्रोग्राम को, तो आप इजीली वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्राम जो है कितना सक्सेसफुली चल रहा है, या इसका ये मॉड्यूल जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के एडवांटेजेस होते हैं, और इसी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट का जो एडवांटेज है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो इसी में हमें मिलते हैं फंक्शंस। फंक्शन एक छोटा सा सेक्शन होता है प्रोग्राम का, जिसे हम सब मॉड्यूल, या फिर हम उसको जो है एक प्रोसीजर, या हम उसे रूटीन कह सकते हैं। ये एक तरीके का रूटीन होता है जो प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, और जैसे ही कंट्रोल इसके पास आता है ये अपना टास्क परफॉर्म करता है। मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल जैसे जैसे फंक्शन पर आता है तो वैसे ही फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करता है। यदि कंट्रोल फंक्शन तक नहीं आता है तो फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म नहीं करता है। अब यहाँ पर जो है फंक्शन, एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये भी एक बार फिर जैसे हमने कहा मॉड्यूलर फंक्शन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है तो मॉड्यूल्स के रूप में ही फंक्शन मिलते हैं। तो एक प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, पर ये फंक्शंस जो है कई तरीके के होते हैं। फंक्शन को यूज करने के एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि फंक्शन होते कितने तरीके के हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप 3 तरीके के फंक्शंस यूज करते हैं। पहला तरीका है आपका मॉड्यूल फंक्शंस। दूसरे फंक्शंस हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस, और तीसरे फंक्शंस हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मॉड्यूल फंक्शंस एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक तरीके से फाइल के रूप में अवेलेबल होते हैं हमारे लाइब्रेरी के अंदर। जैसे पाइथन की हम बात करते हैं तो पाइथन की लाइब्रेरी में एक फाइल के रूप में अवेलेबल होते हैं, और ये फिर कई सारे फंक्शंस का कलेक्शन होते हैं। एक्चुअली मॉड्यूल एक तरीके का पूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए होते हैं, और जब आपको प्रोग्राम में एक मॉड्यूल यूज करना होता है तो सबसे पहले आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। जब मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाता है तो उस मॉड्यूल के अंदर पड़े हुए सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल एक तरीके से कंटेनर का काम करता है, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से बना करके डाल दिए गए हैं। हर फंक्शन का अपना एक नाम है और अपना एक काम है। जिस फंक्शन को आपको यूज करना है उस फंक्शन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फंक्शन को यूज करने के लिए आपको उस मॉड्यूल को यूज करना ही पड़ेगा। जब आप मॉड्यूल यूज करेंगे तभी आप सॉरी, तभी आप उन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। जिस मॉड्यूल को आपको अपने प्रोग्राम में लाना होता है उसके लिए आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ पहले आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और एक बार मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में आ गया तो फिर उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हैं वो फंक्शंस हम यूज करके देख सकते हैं। कैसे यूज करके देखते हैं हम आपको यहाँ पर रन करा के दिखा रहे हैं। पहले हम इस प्रोग्राम को, मतलब फाइल को सेव कर ले रहे हैं बस, फन के नाम से ही कर लेते हैं।
मॉड्यूल ही नाम दे दे रहे हैं फाइल को। तो ये तो हम सेव कर रहे हैं, इसको जो है हमको यहाँ पर कुछ खास वो नहीं करना है, ये तो फाइल है। लेकिन अब इसे रन कराने के लिए हम आइडियली शेल पे जाएंगे। इस प्रोग्राम से तो मतलब नहीं है, हम अब आइडियली शेल पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर एक मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं तो उस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, और उसके अंदर का कोई फंक्शन यदि हमें यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई मॉड्यूल यूज करना होता है तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल का नाम पता होना चाहिए। जैसे पाइथन में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको कोई मैथ्स का टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि सपोज आपको पाई की वैल्यू निकालनी है या पावर निकालनी है, तो उसके लिए फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से मॉड्यूल में पढ़े। तो जैसे मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उसके लिए पाइथन में एक मॉड्यूल ही मैथ नाम का बना हुआ है। तो आपका काम ये है कि सबसे पहले आप मैथ नाम का मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में, अपने शेल पर जहां भी आप यूज करना चाहते हैं उसे इंपोर्ट करें, और फिर उस मॉड्यूल के साथ उस मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट, ये एक कीवर्ड है, देखिए ये रेड कलर का हो गया है। उसके बाद स्पेस दे करके आपको उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। जैसे हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ। जैसे ही लिख करके हम एंटर करेंगे तो क्योंकि ये एक सही स्टेटमेंट है तो कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। अब हमें मैथ का, मान लीजिए एक मैथ एक तरीके का कंटेनर है, एक पूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हुए पड़े हैं। अब अगर आपको मैथ मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल का नाम ही लिखना होगा, और मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद आपको एक ऑपरेटर लगाना होता है, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये एक तरीके का कनेक्शन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया है और अब आप उस फंक्शन का नाम लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर मॉड्यूल का नाम और फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस रख देते हैं तो आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, या आप डॉट ऑपरेटर लगाना भूल जाते हैं तो भी आप उस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। जैसे हमें फिलहाल यहाँ पर मैथ डॉट पाई फंक्शन चाहिए, तो बस हम मैथ डॉट पाई लिख रहे हैं। यहाँ पर पाई उस बने हुए फंक्शन का नाम है जिस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं। मैथ उस मॉड्यूल का नाम है जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में सेव्ड है। तो आपने यहाँ पर मॉड्यूल का नाम और फंक्शन का नाम लिखा और बीच में उनको डॉट ऑपरेटर से जोड़ दिया, कोई स्पेस यूज नहीं होती। इतना करने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए एंटर करते ही पाई की वैल्यू आपको मिल जाती है। ऐसे ही अगर आपने कहा कि हम मैथ डॉट पाओ पाओ फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो अगर अभी हम पाओ लिखेंगे तो वो कह रहा है कि वो तो सिर्फ आपको ये बता दे रहा है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है ना। लेकिन अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको कैसे लिखना होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 2,5, और अब हम एंटर करेंगे तो देखिए उसने क्या किया, आपको 2 की पावर 5 रेज कर दिया। तो ऐसे न जाने कितने फंक्शन पड़े हैं मैथ मॉड्यूल में कि बस आपको क्या करना है, मॉड्यूल का नाम लेना है और काम कर लेना है। ऐसे अगर आपसे कहते हैं कि आप फंक्शन नहीं यूज कर रहे तो आप करते हैं 2 स्टार मतलब 5 के लिए आप यूज करते 2 स्टार 5, बार बार आप लगा रहे होते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे होते जितनी भी पावर देनी है। लेकिन ऐसे क्या, आपने पावर फंक्शन यूज किया और एक बार में ही आपको काम मिल गया, आउटपुट आपका जनरेट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी मॉड्यूल को अगर आपको यूज करना है तो ऐसे मॉड्यूल फंक्शन आप यूज करते हैं। जैसे मैथ की जगह पर आपका एक मैथ के जैसा ही आपका एक रैंडम मॉड्यूल होता है, तो रैंडम अगर आप यूज करते हैं तो ये रैंडम नंबर जनरेटर के लिए तरह से यूज होता है, जिसमें रैंडम नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। अब रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, वो जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू होती है जिसे आप रिटर्न करा सकते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए आपके पास रैंडम मॉड्यूल होता है। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कुछ वैल्यूज है, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज है, और उनका आपको मीन या मीडियन या मोड निकालना है या और बहुत सारी चीजें करनी है, तो इस तरीके का काम करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स नाम का मॉड्यूल मिलता है पाइथन में, उसका आप यूज करते हैं। तो सिर्फ आपको यूज यही करना होता है कि आप पहले इंपोर्ट करें उस मॉड्यूल को, और फिर जिस तरह से वो फंक्शन को यूज करने का नियम है वो फंक्शन का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे पावर फंक्शन का नियम ये था कि आपको पहले वो नंबर लिखना था ब्रैकेट में जिसको पावर देनी है, कॉमा के बाद आपको वो नंबर लिखना था जितनी पावर देनी है, और उतना करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये होते हैं हमारे मॉड्यूल फंक्शंस। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की। दूसरे कैटेगरी के फंक्शंस हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस में का मतलब ये है कि बनी बनाई लाइब्रेरी फंक्शन की पड़ी हुई है,
और ये इनको हम जो है लाइब्रेरी फंक्शंस को और भी कई और भी नामों से जानते हैं, जैसे हम इन्हें प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, या हम इनको बिल्ट इन फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड किए गए। पाइथन के अंदर, पाइथन की मेमोरी में एक या जाने कितनी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं पहले से बना करके डाल दिए गए हैं, बिल्ट इन पहले से ही पड़े हुए हैं। और इन फंक्शंस को पहले से कोई ना कोई नाम दे दिया गया है। हर फंक्शन का अपना कोई काम है। आपको जैसी जरूरत हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को हम कि ये काम करने के लिए कौन सा फंक्शन मिलता है, और उस फंक्शन को आप सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। जैसे आपने भी पहले अब बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस का आपने यूज किया है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि बिल्ट इन फंक्शन के लिए किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कह देते हैं लेन, और यहाँ पर आप सपोज एक लिस्ट बना रहे हैं, और इसके अंदर आपने वैल्यूज डाल दी, और आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो ये देखिए आपको, सॉरी, चलिए मैं इतना ही बता देती हूँ। किसी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ चाहिए तो आपको बस लेंथ फंक्शन यूज करना आता है और वो लेंथ रिटर्न कर देता है। ऐसे ही अगर आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो उसकी लेंथ रिटर्न करता है, अगर आप टपल डिफाइन करते हैं तो उसकी लेंथ डिफाइन कर देता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी चीज का, अगर आपने एक लिस्ट ली, आप लिस्ट डिफाइन करते हैं, और फिर अगर आप यहाँ पर उसको प्रिंट करा दें, इतना भी जरूरत नहीं होती, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की जरूरत नहीं होती, लेन ऑफ एल कहेंगे तो ये देखिए लेंथ रिटर्न कर देता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको लेंथ चाहिए, चाहे वो लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लेंथ रिटर्न करने के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा मिलता है। तो आपको मालूम है कि लेंथ फंक्शन है। तो ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ आपने यूज भी किए हैं। जैसे आपने देखा था लिस्ट पे, आप जो है आप ये पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं, और अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, डेल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये सब फंक्शंस क्या है? ये सब फंक्शंस मेमोरी में पहले से पड़े हुए हैं। बस यूजर को ये अंदाजा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के डेटा टाइप पे क्या करना है, और उसके लिए कौन सा फंक्शन हमें मिल रहा है। तो बने बनाए उस फंक्शन को हम यूज करते हैं तो काम हो जाता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि फंक्शन का नाम वैसे ही लिखना है जैसे दिया गया है। जैसे अगर हम सोचें कि लेन को हम ऐसे लिख दें, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें, तो वो कभी भी इसे प्रिंट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन डिफाइन किया गया था, पाइथन के अंदर बनाया कर डाला गया है, स्टोर किया गया है, तो वहां पर लेन को स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया गया है। वहां पे एल कैपिटल नहीं है, या कोई भी अल्फाबेट उसका कैपिटल नहीं है। तो जैसे केस में डिफाइन किया गया है, उसी केस में उसे एक्सेप्ट भी करेगा। आप अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं चला सकते कि फंक्शन के नाम में इवन आप केस भी चेंज नहीं कर सकते। स्पेलिंग तो चेंज करने का मतलब ही नहीं होता है ना। या इसी तरीके से जब कोई फंक्शन बनता है तो ये भी पहले से बता दिया जाता है कि उस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज, यानी कितनी वैल्यूज यूज होंगी। या हम कह सकते हैं कि हम फंक्शन ही हमको ये बताता है हमारा कि आप एक फंक्शन के अंदर मतलब ये फंक्शन कितनी तरीके की वैल्यूज पर काम करने वाला है, ये आपको फंक्शन ही बताता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अब हमने कहा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लेन, ठीक है, हम लोअर केस में ही लिख रहे हैं, हमें लिस्ट की लेंथ निकालनी है, और सोचे कॉमा के बाद हम कुछ और वैल्यू लिख दें, या दो लिस्ट हमने बनाई है और दोनों लिस्ट की लेंथ हमें एक साथ पता चल जाए, एक L1 L नाम से बनाई, एक L1 नाम से बनाई, और दोनों की लेंथ हमें पता चल जाए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की लिमिटेशन है, फंक्शन पहले से बनाया जा चुका है, और उसमें पहले से ये बता दिया गया था कि एक बार में एक लिस्ट या एक टपल या एक स्ट्रिंग की लेंथ ही निकाल सकते हैं। आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि दो स्ट्रिंग्स की लेंथ एक साथ निकाल दें। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि लेंथ निकालिए ASD की, कॉमा लेंथ निकालिए इसकी। तो जैसे ही आप इतना करके एंटर करेंगे तो देखिए क्या बता रहा है, लेन फंक्शन टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, यानी लेन फंक्शन एक ही वैल्यू पर काम करता है।
फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज दी जाती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, कितनी भी हो या कितनी भी तरीके की हो, उनको हम आर्ग्यूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, या हम इन्हें फंक्शन के पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट या फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वो वैल्यूज होती हैं जिन पर आपका फंक्शन काम कर रहा होता है। तो वो इसीलिए बता रहा है कि लेन फंक्शन जो है एग्जैक्टली कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक बार में एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, और आपने कितनी दे दी है, 2 दे दी है, इसलिए वो आपको एरर बता रहा है। कह भी रहा है यहाँ पे 2 गिवन, तो इसीलिए एरर आ रही है। तो प्लीज उसको आप ध्यान दीजिए और ठीक करिए। तो फंक्शन जो पहले से बना दिए गए, जो पहले से उसमें पड़े हैं, उनके नाम में, स्पेलिंग में, केस में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यहां तक कि वो जितनी वैल्यूज पर काम कर रहे हैं और जिस तरह की वैल्यूज पर काम कर रहे हैं, अगर कोई फंक्शन बना है तो स्ट्रिंग के लिए बना है, तो वो स्ट्रिंग पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग वाले फंक्शन को आप किसी भी दूसरी जगह पर यूज करें, है ना। तो जिस तरीके के डेटा टाइप के लिए बना दिया गया फंक्शन, उसी तरीके के डेटा टाइप पर काम करता है। ये अलग बात है कि बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप पर भी काम करते हैं। जैसे लेन अगर आपने लिखा और लेन में आपने स्ट्रिंग डाल दी, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। अगर आपने लेन में डाल दिया मान लीजिए कोई टपल, तो उसकी लेंथ रिटर्न करता है। लेन में आपने डिक्शनरी डाल दी तो डिक्शनरी की लेंथ रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, हर फंक्शन एक जैसे काम नहीं करते। ना ही ऐसा पहले से कहा जा सकता है कि जितने भी फंक्शन पाइथन में पढ़े हैं सब एक ही आर्ग्यूमेंट लेंगे या सब 5 आर्ग्यूमेंट्स ही लेंगे। अलग अलग फंक्शन के साथ अलग अलग रूल्स एसोसिएटेड है। जैसा फंक्शन वैसे रूल, ये यूजर को काम करते हुए खुद ही पता होना चाहिए, जिसको कि एक्सपीरियंस से आता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं, हम रटते नहीं है बैठ के कि ये काम के लिए कौन सा फंक्शन है। जैसे जैसे काम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं कि भाई इस चीज के लिए ये फंक्शन मिलता है, ये काम करना तो ये फंक्शन करो। तो इस तरह से यहाँ पर आप यूज करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। अब तीसरे फंक्शंस हमारे कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरे फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि लाइब्रेरी फंक्शंस, जब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस की, तो ये बनी बनाई लिस्ट है, पहले से पड़ी हुई है, जिसका नाम, केस या उसके कंटेंट्स माने आर्ग्यूमेंट्स, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। आपने सोचा कि ये फंक्शन बना हुआ है, हम इसमें 2 आर्ग्यूमेंट डाल दें, हमें 2 स्ट्रिंग की लेंथ एक बार निकालनी होती है, तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन में 2 स्ट्रिंग डाल दें। आप कभी भी बदलाव नहीं कर सकते ऐसे किसी भी फंक्शन में पाइथन के, जिसके कि पहले से जो कि डिफाइन किया गया है। लेकिन जरूरतों के हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना खुद का एक पर्सनल फंक्शन बनाना चाहते हैं या बहुत सारे फंक्शंस बनाना चाहते हैं। तो जब आपको फंक्शन बनाना हो, तो आप कहेंगे, पहले तो दिमाग में यही आएगा कि ऐसा क्यों करेंगे, हम क्यों बनाएंगे फंक्शन, जब हमें पहले से बने बनाए मिल रहे तो हम उन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम बनाते हैं, कई बार हमारी जरूरतें ही ऐसी होती हैं कि बिल्कुल यूनिक होती हैं, और जो कि बने बनाए फंक्शंस यानी लाइब्रेरी फंक्शन से हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि लाइब्रेरी फंक्शन की तरह काम ना करे, बल्कि हमारे बिल्कुल हमारी चॉइस के हिसाब से काम करे। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो आपके हिसाब से ही काम करे, जैसा आप बताएं वैसा ही करे, जिसमें किसी और का ऑथराइजेशन ना हो, आपका ही ऑथराइजेशन हो, तो ऐसा फंक्शन आप खुद से बना सकते हैं। पाइथन आपको इस बात की भी छूट देता है, परमिशन देता है कि आप चाहें तो आप अपनी पसंद का 1 2 3 जितने भी फंक्शन बनाने हैं आप उन्हें बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरीके का हिंड्रेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते कि आपने फंक्शन को डिजाइन करने का तरीका सही तरीके से लिखा हो। तो ये जो है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और इनका नाम ही यूजर डिफाइंड, या हम इन्हें कह सकते हैं किस तरह के फंक्शन है, ये टेलर मेड फंक्शन है। टेलर मेड फंक्शन का मतलब कि जिसे एक टेलर की तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे आप अपनी ड्रेसेस को डिजाइन करते हैं, तो टेलर को अगर आप टेलर से स्टिच कराते हैं, तो आप उसे बता रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा रखना, ये ऐसा रखना, ये ऐसा रखना। तो अगर आपने टेलर को बताया तो वो हर चीज को आपकी मर्जी से ही रखेगा। वो रेडीमेड ड्रेस की तरह नहीं है कि जितनी स्लीव्स मिल रही है उतनी ही मिल रही है, अब आप कटवाओगे तो खराब हो जाएंगी। तो फंक्शंस जो कि टेलर मेड डिजाइन यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो टेलर मेड कहलाते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो एक टेलर की तरह डिजाइन किए जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उन्हें कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि हमने एक फंक्शन बनाया एवरेज नाम का, एवरेज निकालने के लिए, और हमने उसमें 5 नंबरों का एवरेज निकाल करके रख लिया।
तो अगर आपसे कह दिया जाए 5 नहीं भाई 8 नंबरों का 8 इंटीजर्स का एवरेज निकालना है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब भी आप चाहें आप उसे डिजाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का मतलब चाहिए होता है चांसेस कि फंक्शंस को हम मॉडिफाई करना है, अगर जरूरत पड़े तो हम चेंज कर लें। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में ही इस तरीके के मॉडिफिकेशन या आप अपडेशन कर सकते हैं। बाकी किसी में आप ये काम नहीं कर सकते। माने आप सोचे कि हम मॉड्यूल में या लाइब्रेरी फंक्शन में कोई चेंज कर ले, नहीं कर सकते। पर यूजर डिफाइंड क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जैसे यूजर ने खुद बनाया है, खुद डिजाइन किया है, तो उसमें जब भी मर्जी आए तो वो उसे चेंज कर सकता है। तो ये हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के ही बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जब फंक्शन को हम लिखते हैं तो फंक्शन को लिखने के लिए बहुत सारे नियम हमें पता होने चाहिए। इम्पोर्ट और लाइब्रेरी मतलब मॉड्यूल फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज करके देख चुके हैं, लेकिन अब हम इस चैप्टर में फंक्शंस को डिजाइन करना या फंक्शंस को डिफाइन करना ही सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को जब आपको डिफाइन करना होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना है। कौन सा कीवर्ड यूज करना होता है? आपको यूज करना होता है कीवर्ड डेफ। लेकिन DEF लिखते हैं क्योंकि डेफ इज स्मॉल मतलब फॉर्म ऑफ डिफाइन। डिफाइन लिखते हैं लेकिन लिखा डिफाइन नहीं जाता, लिखा जाता है DEF। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लिखना होगा, एक स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होगा जो जिस नाम से आप अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं। अब ये फंक्शन का नाम आप XYZ कुछ भी रख लो। फंक्शन का नाम अगर आपको लिखना है, आप फंक्शन का नाम राम लिख लीजिए, फंक्शन का नाम आप विशाल रख लीजिए, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। तो नाम यूजर अपने हिसाब से रखता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि फंक्शन का नाम अगर राम या राज या शिवम या विशाल या कुछ भी रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे ये फंक्शन हमने क्यों बनाया। क्योंकि नाम हम ऐसा रखते हैं जिससे पहचान हो। तो नाम भी बहुत ही रिलेटेड नाम होना चाहिए, लॉजिकल नाम होना चाहिए। जैसे अगर वैल्यूज को जोड़ने का फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नाम सम होना चाहिए, है ना। अगर आपको एवरेज निकालना है तो फंक्शन का नाम एवरेज होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो फंक्शन का नाम स्क्वायर रूट या SQRT होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब फंक्शंस के नाम देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं उस फंक्शन का नाम ऐसा रखें कि नाम को पढ़ते ही पता चल जाए कि ये फंक्शन जो है वो किस तरीके का काम करने वाला है। फंक्शन के नाम को कितना भी लंबा आप दें, लेकिन फंक्शन का नाम 2 शब्दों में नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचें कि आप एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन बना रहे हैं तो आप फंक्शन का नाम रख दें कैलकुलेट एरिया। ऐसे अगर आप सोचे कि कैलकुलेट एरिया नाम अगर आप रखेंगे ये गलत हो जाएगा। आप खुद ही देख पा रहे होंगे इस चीज को कि देखिए यहाँ फंक्शन का नाम लिखा हुआ है डेफ कीवर्ड के साथ, और अगर आप यहाँ पर डेफ कीवर्ड के साथ ये लिखते हैं तो कैलकुलेट वर्ड ही ब्लू कलर में आया, एरिया ब्लू कलर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक डेफ कीवर्ड के साथ एक ही फंक्शन डिफाइन हो सकता है और 2 शब्द 2 अलग अलग फंक्शंस की तरह होते हैं। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करा के दिखा दें आपको तो ये लाइन पर एरर थ्रो कर देगा, इस जगह पर एरर दिखा देगा। तो किसी भी फंक्शन के बिना स्पेस दिए लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ वही तो बता रहे। तो किसी भी फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं और मान लीजिए आपको भी जिद है कि नहीं जी साहब हमें नाम पूरा यही रखना है कैलकुलेट एरिया, तो आप बिना स्पेस के नाम दे दीजिए ऐसे। या ज्यादा से ज्यादा अगर कोई लगाना है सिंबल तो अंडरस्कोर का सिंबल यूज किया जा सकता है। बाकी कोई और सिंबल फंक्शन के नाम को लिखते समय आप यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लिखना है, फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना है, और फिर आप ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस लगाएंगे। और पैरेंथेसिस को लगाने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर लगाना है कोलन। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या देते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर आप देते हैं लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या आप आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स भी बोलते हैं। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स मतलब ऐसी वैल्यूज की लिस्ट जिन पर ये फंक्शन काम करेगा। क्योंकि जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो एक वैल्यू पे या एक से ज्यादा वैल्यू पे काम करने के लिए ही फंक्शन बना रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कि भाई 2 नंबर मांगो और उनका HCF कैलकुलेट करो, तो आपको 2 नंबर हैं तो वो 2 नंबर आपको लेने होंगे।
तो जो भी फंक्शन जब हम बनाते हैं तो ये हमें बताना पड़ता है कि हमारे फंक्शन कितनी तरह की वैल्यू पे काम करेगा। जैसे बने बनाए फंक्शन में अगर पाव फंक्शन की बात करें जो अभी आपने देखा, तो आपको पता था कि वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और दोनों आर्ग्यूमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अगर आप मैथ डॉट पाव करके ब्रैकेट में केवल 2 लिख करके एंटर कर देते तो वो एरर दे देता। क्यों? क्योंकि उसे 2 आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ही। ये देखिए दिखा दे रहे हैं आपको कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं मैथ डॉट पाव और ब्रैकेट में 2 लिख करके हम एंटर कर देंगे, तो देखिए वो बता रहा है कि पाव एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट। पाव ने तो उम्मीद की थी कि 2 आर्ग्यूमेंट मिलेंगी इस फंक्शन में, लेकिन मिली कितनी? गॉट 1, एक मिली। तो एक मिलने की वजह से गलती हो गई, क्योंकि ये फंक्शन जब डिफाइन किया जा रहा था पाइथन की लाइब्रेरी में, इसको स्टोर किया जा रहा था, तो डेवलपर ने ये पहले ही बता दिया था कि पाव फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट आने वाली हैं, जिसमें पहली वैल्यू बेस होगी और दूसरी वैल्यू पावर होगी। तो ये पहले से डिफाइंड था, तो उसी हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने बनाए हुए फंक्शन की, तो अपने बनाए फंक्शन में ऐसा कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। अब आपको जितनी भी वैल्यूज देनी है यहाँ पर आप दे सकते हैं। कभी कभी फंक्शन के पैरामीटर सिंगल होते हैं, एक वैल्यू ही होती है, और कभी कभी पूरी एक लिस्ट होती है जिसमें 2 4 6 8 या शायद उससे ज्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होंगी, इसका ये डिपेंडेंट करता है इस बात पर कि आप कितनी तरह की वैल्यूज पे काम करना चाहते हैं। बाकी जो है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद में हमने, हाँ बताइए शिवांकर, कोई प्रॉब्लम है? हम ये पूछा जा रहा था कि जो ऐसे हम लोग अगर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम्म। उसमें हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं ना, जैसे उन लोगों ने किया है तो स्मॉल लिखते हैं हम लोग। हम हम्म। लोग अगर करते हैं तो क्या कैपिटल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप कैपिटल में, लेकिन फिर आपको यही ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कैपिटल लिखा है तो फिर पूरे प्रोग्राम में जहां जहां फंक्शन का नाम लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जी। ठीक है। अब कैसा? इसके बाद में आपने यहाँ पे फंक्शन की लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट थी, लास्ट में आपने क्या लगा दिया? कोलन। कोलन लगाने के बाद अब यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम का कोड लिखेंगे। आपका फंक्शन क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कोड आप यहाँ देंगे। जो कुछ भी लिखना है, 3 लाइनें लिखनी है, 30 लाइन लिखनी है, 300 लाइन लिखनी है, कितनी भी लिखनी है, वो पूरा कोड आप यहाँ लिखिए। जो भी है, यहाँ तो हमने फिलहाल डॉटेड लाइन से आपको दिखा दिया कि हमारे जो कंटेंट है वो डॉटेड लाइन के फॉर्म में है। और सारा कोड जब आप लिख लें, यानी आपका फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में मतलब फिर आप जो है अपना फंक्शन को कभी भी रन करा सकते हैं। तो ये जो होते हैं फंक्शन के बारे में बेसिक आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है और क्या आप काम करते हैं। यहाँ पर जो ये वाली लाइन होती है हमारी पहली लाइन, जहां से फंक्शन को हम स्टार्ट कर जहां से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं फंक्शन हेडर। तो फंक्शन की वो लाइन जो डेफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है फंक्शन हेडर, और उसके बाद की जितनी भी लाइंस पूरे प्रोग्राम की होती हैं उनको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। ये पूरा हिस्सा फंक्शन बॉडी है। ठीक। तो इस तरह से फंक्शन लिख के जाते हैं और काम होता है। बताइए सबको इतनी चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो चलिए, मैम। अब फंक्शन बना लिया, मगर फंक्शन को सिर्फ बनाया ही नहीं जाता। जब आप फंक्शन को बनाते हैं तो एक्चुअली फंक्शन से आपको जो है फंक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हैं? फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं। जब आप खुद का अपना कोई फंक्शन बना रहे होते हैं तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और फिर बाद में आप फंक्शन को कॉल भी करते हैं। क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने का मतलब हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। प्रोग्राम में ये तो बता दिया कि हमारा एक फंक्शन होगा इस नाम का, और वो इतनी वैल्यूज पे काम कर रहा होगा, और वो कर क्या रहा होगा वो यहाँ से बता दिया। लेकिन अब आपको इस फंक्शन की जब जरूरत पड़ेगी तो आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन अपना काम आपको करके नहीं दिखाता है। तो आप जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके लिए आप कॉलिंग स्टेटमेंट देते हैं।
कॉलिंग स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि आप फंक्शन को कॉलिंग के उसमें हम जो है यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना या हम कहते हैं फंक्शन को इन्वोक करना। तो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक जगह पर कहीं पर है और जब भी जरूरत पड़ेगी उस फंक्शन की तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए आप सब क्या करते हैं, सिर्फ बस आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं और फंक्शन आपका जो है वो कॉल कर लिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है, मान लीजिए एरिया कैलकुलेट का, या हमने फंक्शन बनाया सम नाम का, तो आपको बस क्या करना होगा, आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना होगा और बस फंक्शन का नाम लिखते ही आपका फंक्शन रन होने लग जाएगा। कैसे रन होगा? जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम है, अगर ये पूरा आप प्रोग्राम बना चुके हैं, प्रोग्राम में सबसे पहले आपने इतना हिस्सा लिखा और उसके बाद में आप अगर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के ये हिस्सा हम सही से कर देते हैं, ये ऐसे था, इस तरह से पूरा प्रोग्राम हमने ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ था। ये पूरा फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ था और यहाँ पर आपने पूरा फंक्शन लिखा। अब आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए अगर आपने फंक्शन को मान लीजिए नाम दे दिया सम, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, और सम आपने कहा कि 2 वैल्यूज पे काम करेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे 2,3 करें और यहाँ ऊपर ये फंक्शन का नाम अगर आपने डिफाइन किया है तो ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं प्रोग्राम में और फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ये बेसिक है, ये हम आगे सीखेंगे। पर अभी भी आप लोगों के दिमाग में बहुत शायद अभी यह क्वेश्चन आ रहा होगा, हो सकता है आप लोग पूछ ना रहे हो कि हमें फंक्शन को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई सबसे पहले फंक्शन कैसे बनना ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फंक्शन को बनाने की आखिर हमें जरूरत क्या है। जब इतने बने बनाए फंक्शन मिल रहे हैं तो हम फंक्शन को क्यों बनाएंगे। तो फंक्शन को खुद बनाने की बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पाइथन जो हमें दे रहा है, हमारी लैंग्वेज जो हमें दे रही है, हमारी जरूरत ही उससे अलग है। या हम कह सकते हैं कि पाइथन जो फंक्शन हमें दे रहा है वो हमें वैसे यूज नहीं करना है, पर हमारी मजबूरी है, जो फंक्शन अगर बना बनाया यूज करेंगे तो उसे वैसे ही यूज करना है, उसमें तो हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारी जरूरत कभी कभी ऐसी होती है जो अलग होती है। हम ये चाहते हैं कि फंक्शन हमें, मतलब हमारे को कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके के लिए पहले से बना बनाया फंक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई काम करना है जिसके लिए बना बनाया फंक्शन मिल ही नहीं रहा, या मिल रहा है तो वो बिल्कुल वैसे काम नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं और खुद के फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इजीली इसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फंक्शन की, जैसे डेफ कीवर्ड के साथ ये पूरा एक फंक्शन का हिस्सा है, ऐसे कितने भी फंक्शंस के सेक्शन एक प्रोग्राम के अंदर रखे जा सकते हैं। ये निर्भर करता है इस बात पर कि आपको मतलब कितनी जरूरत है, क्या क्या आपकी नीड्स है, उसके हिसाब से आप फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो या तो आपको खुद ही पता होता है आपकी नीड्स क्या है, या फिर आपको कोई बताता है कि भाई इतने फंक्शन बनाओ, तब आप फंक्शंस को बना सकते हैं। तो ये तो हो गई बात फंक्शन कैसे लिखा जाता है। और ये अब हम बात करते हैं कि जब हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हमें यहाँ पर कुछ और शब्द भी सुनने को मिलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैम, हाँ जी। मैम अगर जो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम्म। वो क्या कोई भी यूज कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं यूज कर सकता। जिस प्रोग्राम में आपने डिफाइन किया है आप उसी प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं। आप खुद भी दूसरे प्रोग्राम में उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम के अंदर तो उस फंक्शन को आप कितनी बार भी यूज करें, है ना, तो करा जी। जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई दूसरे प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम का आपका बनाया हुआ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते ही हैं ऐसा करना तो उसके लिए पाइथन आपको इस बात की छूट देता है कि आप अपनी एक लाइब्रेरी तैयार कर लो। आप खुद की अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं पाइथन में और उसमें अपने बनाए फंक्शंस की लिस्ट डाल सकते हैं। फिर जब आपको वो लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कराएंगे, वो मॉड्यूल आप इंपोर्ट कराएंगे, तब आप उसके बनाए फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और फिर तो अगर आप यूज कर सकते हैं ऐसे, तो आपके प्रोग्राम उस लाइब्रेरी को कोई भी इंपोर्ट करा करके जो है आपके फंक्शंस यूज कर सकता है, मगर उसी कंप्यूटर में, किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं।
कि आपने ये जो काम किया है ये अपने लिए किया है। इनफैक्ट आपने जो फंक्शन बनाया है, जो बना रहे हैं आप, वो आप खुद के लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बना रहे। तो जी। आप तो उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि कोई और यूज कर ले, या हम किसी दूसरे कंप्यूटर पे, जैसे अब पावर फंक्शन तो इस कंप्यूटर पे भी यूज हो रहा है, आपके घर में रखे कंप्यूटर पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि पावर फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में पड़ा है। तो यस। पाइथन जो दे रहा है वो तो कॉमन दे रहा है, चाहे इंडिया में बैठ के प्रोग्रामिंग करो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में बैठ के प्रोग्रामिंग करो, वो तो ग्लोबल है। पर आप जो काम कर रहे हो, आप जो फंक्शन बना रहे हो, वो आप अपने लिए बना रहे हो, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हो। तो इसलिए आपके प्रोग्राम में आप जहां पर चाहे उसे तो यूज कर सकते हैं, वो भी उसी कंप्यूटर में। यानी कि अगर आपके घर में 4 कंप्यूटर हैं, तो आप सोचे कि चलो सुबह हमने एक फंक्शन बनाया था, मान लीजिए XYZ नाम का, तो अभी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी हम उस XYZ फंक्शन को यूज कर लें। अगर आपने कोई पाइथन की ऐप डाल ली है मोबाइल में, तो वहां भी उस फंक्शन को यूज कर लें। तो ऐसा नहीं है, या मान लीजिए शाम को भाई का लैपटॉप ले लिया और उस पर यूज कर लिया, तो आपका बनाया फंक्शन सब जगह पर अवेलेबल नहीं होगा। वो तो क्योंकि उतनी जगह पर ही अवेलेबल होगा जहां जहां डिक्लेयर किया गया होगा। लेकिन जो फंक्शंस पहले से बने बनाए होते हैं, किसी मॉड्यूल में पड़े होते हैं, या रेडीमेड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ बस ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर बनाया गया है वहीं पर यूज होगा, किसी दूसरी जगह पर आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर जी है? मैम। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और था, ये जो आपने बताया सम फंक्शन बनाया है, हम्म। तो वो पाइथन में बना होगा ना पहले से? नहीं, ये जो सम। सम फंक्शन है ये, यस मैम, ये मतलब पहले से कहीं बना तो होगा पाइथन में, क्योंकि जब नहीं 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 नहीं, आपके इतने फंक्शन बने हैं तो ये भी तो बना होगा मैम। नहीं बना हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसे बने बनाए फंक्शंस की तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये सम फंक्शन से आप ये कंफ्यूज मत होइए। सम फंक्शन अगर उसमें पहले से पढ़ा है, मान लीजिए हमने इस फंक्शन का नाम रख दिया ऐड, यहाँ पर हम ये नाम रख रहे हैं, सपोज ऐड जी। नाम हमने रख दिया। सम तो फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, सम फंक्शन पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर आपने फंक्शन का नाम रखा है ऐड, जब आप खुद का फंक्शन कोई बना रहे हैं, तो ये तो पहले से बना हुआ नहीं है, इसे आप बने बनाए फंक्शन का नाम तो आप ले ही नहीं सकते, है ना। आपको उसको कोई नया ही नाम देना होगा, तो इस तरीके से ही आप उसे यूज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो फंक्शन पहले से बने हुए फंक्शन का नाम लिखते ही भी देखिए अलग कलर से दिखाने लगता है। ये देखिए, सम हो गया, दिखा रहा है, पाव है, दिखा रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपने कहा कि सपोज हमने दे दिया फंक्शन यहाँ पर लेन है, तो देखिए दिखा रहा है। बने बनाए फंक्शंस का नाम जब आप लेंगे, तो उन नामों को वो अलग तरह से ही दिखाता है। जब आप खुद का कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि हमने एक फंक्शन बनाना है GCD, तो ये फंक्शन नहीं बना हुआ है, तो ये ऐसे दिखाएगा। पर ये फंक्शन अगर आप यहाँ लिख रहे हो, उसका मतलब इस प्रोग्राम में कहीं ऊपर ये फंक्शन डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आएगा, और अच्छे से आप समझेंगे जब हम आगे अभी यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है हमारा, तो इतना है। लेकिन अभी बहुत चीजें हमें समझनी है। अभी तो बेसिक ही अभी हम यहाँ पर कल आपको बताएंगे कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग फंक्शन और मेथड को एक जैसा ही मानते हैं, कि मेथड बोलो फंक्शन बोलो एक ही बात है। लेकिन मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है, खासतौर से पाइथन में इसका बहुत डिफरेंस है। तो पहले हम कल ये जानेंगे कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हम आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना, अपने बनाए फंक्शंस को यूज करना, कॉल करना, सब सिखाएंगे। तो इस टॉपिक को कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैम मैम एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैम ये बताइए, अगर जैसे सम फंक्शन बना हुआ है उसमें, हम्म। तो क्या सिर्फ दो ही नंबर जोड़ सकते हैं उसमें बना हुआ है पहले से, कि दो ही नंबर जोड़ सकते हैं, या कोई दो जो से चार? फंक्शन जो फंक्शन पहले से बना है, जैसे सपोज सम फंक्शन पहले से बना है और वो बना है 2 नंबरों को जोड़ने के लिए, तो आप 2 ही नंबर जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका नियम पहले से बन चुका है। लेकिन तो अगर मैम। आप चाहते हैं, हाँ मैं बता रही हूँ, कि आप चाहते हैं कि नहीं हमें 2 नंबर नहीं जोड़ने, हमें 10 नंबर जोड़ने हैं, है ना, तो उसके लिए जो है फिर आप अपना एक फंक्शन बनाएंगे। ये सम फंक्शन आप यूज भी कर चुके हैं, आपने देखा था लिस्ट में, जैसे हमने आपको बताया था टपल में बताया था कि सम निकालना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, तो वहां पर आप ये फंक्शन यूज कर रहे थे। तो वहां पूरी लिस्ट ले रहे थे, तो लिस्ट के कंटेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं, तो जितने भी हैं उनका सम करेगा। लेकिन अगर सम एक खाली ऐसे ही फंक्शन बना दिया गया होता पाइथन की लाइब्रेरी में, जिसमें 2 नंबरों को जोड़ने के लिए बनाया जाता, तो अगर वो 2 नंबरों को जोड़ने का बना हुआ होता फंक्शन, तो 2 ही जोड़ सकते थे। आपकी जरूरत अगर उन्हें 5 नंबरों को जोड़ने की है, तो फिर किसी दूसरे नाम से आप अपनी पसंद का एक फंक्शन बनाएंगे, और उसमें आप 5 नंबरों को जोड़िए या 10 नंबरों को जोड़िए। क्योंकि बने बनाए फंक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, वहां यदि नियम है कि 2 नंबर जोड़ने हैं तो 2 ही जोड़ेगा। ठीक है, यस। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।
थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके जी, ओके।